नमस्कार। 4 पीएम में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपको किसी के व्यक्तित्व का, चरित्र का और मानसिक स्थिति का अंदाजा लगाना हो, तो आप उसके स्टेटमेंट्स का जरा क्लोजली वॉच कीजिए और ये देखिए कि जो वो स्टेटमेंट दे रहा है, वो कितने बैलेंस्ड हैं, कितने सधे-सधाए हैं और कितने ऐसे लग रहे हैं कि जिससे लगता है कि हड़बड़ाहट है, परेशानी है, मानसिक उद्विग्नता है, कुछ कष्ट है, कुछ समस्या है। तो इस प्रकार से जब आप देखते हैं दो आज राजनीतिक परिवेश में ही हम बात करेंगे। राजनीतिक परिवेश में 3 नेता आपको बड़े दिखाई पड़ते हैं। मैंने उत्तर प्रदेश और ये नॉर्थ बेल्ट की मैं बात कर रहा हूं, मैं साउथ बेल्ट की बात नहीं कर रहा हूं। मैं इस समय उद्धव ठाकरे की बात नहीं कर रहा, स्टालिन की बात नहीं कर रहा, ममता दीदी की बात नहीं कर रहा, मैं हिंदी बेल्ट की बात कर रहा हूं। हिंदी बेल्ट जहां पे सबसे ज्यादा स्टेक है बीजेपी का, जहां बीजेपी का सत्ता में आना या ना आना इस बात पे डिपेंडेंट है कि हिंदी भाषी प्रदेश में बीजेपी का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। पिछले इलेक्शंस में इन हिंदी भाषी प्रदेश में ही इतनी ज्यादा बीजेपी को सीट मिली कि वो जीते और सत्ता में आए। अगर यहाँ पे सीटों में 20% की भी कमी हो जाती है तो उनके सत्ता में लौटने का प्रश्न नहीं उठता, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, उड़ीसा हो, इन प्रदेशों का प्रश्न है। तो 3 व्यक्तित्व हमारे सामने आते हैं। एक है माननीय नरेंद्र मोदी जी का, और दूसरा है राहुल गांधी जी का, और तीसरा है अरविंद केजरीवाल जी का। अब बाकी चीजों को छोड़िए, बाकी जो टिप्पणियां हो रही हैं, व्हाट्सएप पे आ रही हैं, फेसबुक पे आ रही हैं, उनको छोड़िए। आप केवल ये देखिए कि जब ये स्टेटमेंट तीनों लोग दे रहे हैं तो किनका व्यक्तित्व जो है वो शांत स्थिति में है, स्थित प्रज्ञ स्थिति में है, और उसके बाद इनके स्टेटमेंट से उनकी मानसिक और शारीरिक स्थिति का अंदाजा आप कैसे लगा सकते हैं। जैसे कहते हैं कि संत का सबसे ऊंची श्रेणी जो होती है वो स्थित प्रज्ञ होती है। जैसे महात्मा बुद्ध को मानते हैं स्थित प्रज्ञ थे, गुरु नानक को मानते थे स्थित प्रज्ञ थे, महावीर जी को मानते हैं स्थित प्रज्ञ थे, महात्मा बुद्ध को मानते हैं स्थित प्रज्ञ थे, भगवान श्री राम, भगवान कृष्ण स्थित प्रज्ञ थे। स्थित प्रज्ञ का मतलब यह है जो कष्ट में बहुत ज्यादा परेशान ना हो और सुख में बहुत ज्यादा सुखी ना हो, जो स्थित प्रज्ञ हो, जिसको लाभ हानि कष्ट दुख के परे हो, ऐसा व्यक्ति जो है वो स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। और ये संत की सबसे ऊपर की श्रेणी। अब एक एक व्यक्तित्व का हम तुलना करते हैं। अरविंद केजरीवाल के चेहरे पे आपने हड़बड़ाहट नहीं देखी होगी, आपने बेचैनी नहीं देखी होगी, आपने बौखलाहट नहीं देखी होगी। जैसी बौखलाहट आपने देखी थी जब रामलीला ग्राउंड में वहां पे रामदेव जी ने आह्वान किया था पूरे देश से कि आ जाओ सब रामलीला ग्राउंड आ जाओ, और उसके बाद पुलिस आई थी और क्या बदहवासी आपने स्वामी रामदेव के चेहरे पे देखी थी। और उसके बाद तो आप परिचित हैं, सलवार सूट पहन के, लेडी सलवार सूट के पहन के उन्होंने भागने की कोशिश की थी पुलिस ने उनको पकड़ लिया था, लेकिन बदहवासी थी। बदहवासी और स्वामी इनके बीच का संबंध नहीं है। जो बदहवास है वो संत नहीं हो सकता, जो संत है वो बदहवास नहीं हो सकता। तो स्वामी रामदेव ने ये बताया था कि योगा के अंदर जो स्थित प्रज्ञ बनने की स्थिति होती है, जहां पे केवल दृष्टा भाव से चीजों को देखा जाता है, जो भगवान कृष्ण कहते हैं दृष्टा भाव से देखो, जो यह है माया है, ये संसार जो है माया है और इसको दृष्टा भाव से देखो। तो स्वामी रामदेव ने उस दिन रामलीला ग्राउंड में सिद्ध कर दिया कि वो न कोई योगी है, न कोई संत है, और न स्थित प्रज्ञ व्यक्ति। दूसरे व्यक्ति की अगर आप बात करें अरविंद केजरीवाल की, तो अरविंद केजरीवाल को पता था कि वो जेल जाएंगे, या वो चाहते थे कि वो जेल भेजें, क्योंकि उनको ये पता था कि ये जो केस है इसमें आम आदमी पार्टी नहीं फंसेगी बल्कि इसमें बीजेपी फंसेगी, ये उनको पता था। उनको अपने आंतरिक स्रोत तो हर राजनीतिज्ञ के होते हैं, उनको ये पता था कि अगर ये इतना तो नहीं, खैर किसी को पता था, उनको भी नहीं पता था, किसी को भी नहीं पता था, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय लेगा और माननीय सुप्रीम कोर्ट क्या इतनी ज्यादा बाध्यता क्रिएट कर देगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन के लिए कि सूचना उनको देनी पड़ेगी। क्योंकि स्टेट बैंक के चेयरमैन ने कोशिश की समय व्यतीत करने की और ये बताने की कि चुनावी बॉन्ड किसने खरीदा और किसने भुनाया, ये सूचना देने न देने का उन्होंने अर्थक प्रयास किया। लेकिन इसके बावजूद जब ये तो नहीं पता था किसी को, लेकिन ये हुआ।
लेकिन अरविंद केजरीवाल या संजय सिंह या मनीष सिसोदिया या सत्येंद्र जैन या जो आतिशी हैं या सौरभ भारद्वाज हैं या सोमनाथ भारती है या जितने भी नेता हैं, इनके चेहरे पे आपने बदहवासी नहीं देखी। इनके चेहरे पे एक ऐसा लगा कि जैसे आप परिस्थितियों को देख रहे हैं, पूरे वातावरण का विश्लेषण कर रहे हैं और उसके बाद बिल्कुल निष्प्राण भाव से, एक दृष्टा भाव से चीजों का विवेचना कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं और निर्णय ले रहे हैं। ये आपने देखा, किसी में बदहवासी आपने नहीं देखी। आपने जब अरविंद केजरीवाल जेल में गए तो उनमें बदहवासी नहीं देखी। जेल के अंदर से भी जो मैसेज आए या उनकी पत्नी के चेहरे पे भी बौखलाहट नहीं देखी। मनीष सिसोदिया, जबकि उनकी पत्नी की तबीयत खराब है, बदहवासी नहीं देखी। उनकी बेटी भी आई, उन्होंने प्रेस को संबोधित भी किया, बात की, लेकिन बदहवासी आपको नहीं दिखी। आपको संजय सिंह के माता पिता में कोई डर, बौखलाहट या परेशानी नहीं दिखी, क्योंकि वो ये जानते हैं कि जो कुछ हो रहा है ये होना ही है ऐसे शासन के अंदर, और उसके बाद इसका मुकाबला जैसे करना चाहिए वो कर रहे हैं। और ये भी जानते हैं हमारे ऐतिहासिक जितने भी वृत्तांत हैं कि ये समय बदलेगा, अंधेरा हटेगा और रात खत्म होगी और सुबह आएगी। तो जैसे भगवान ने कहा है, जस्ट वेट, और ये दुख और सुख की एक साइन कर्व है और ये साइकिल है, ये खत्म होगी तो ये भी समय बीतेंगे, फिर हम लोग लोकतांत्रिक रूप से और एक स्वच्छ प्रशासन के माध्यम से और सारे प्यार मोहब्बत से लोग रहेंगे। तो ये प्रक्रिया है, प्रतिक्रिया है, किसी में बौखलाहट आपने नहीं देखी। लेकिन माननीय मोदी जी का जब मैं विश्लेषण करता हूं, एक शिक्षक के रूप में कर रहा हूं, वो मेरे प्रधानमंत्री हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं, मैं केवल इस समय उनके व्यक्तित्व का विश्लेषण कर रहा हूं। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, और ये देखिए, देश के प्रधानमंत्री हैं जिनके एक एक बात को पूरा वर्ल्ड वॉच करता है, पूरा प्रेस वॉच करता है, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस वो न करें लेकिन वर्ल्ड उनको वॉच करता है। उन्होंने कहा कि मैं हेलीकॉप्टर से मैंने रोड शो किया। अब हेलीकॉप्टर से रोड शो, ये तो भूतो न भविष्यति, ऐसा तो कल्पना भी नहीं की जा सकती कि जो हेलीकॉप्टर है उससे रोड शो किया जाए। तो इसका मतलब यह है कि मन के अंदर कोई परेशानी है, मन के अंदर कोई डर है, मन के अंदर कोई ऐसी, उन्हें लग रहा है कि जैसा मैं अपने भक्तों के माध्यम से प्रसारित करा रहा हूं, इस बार 400 पार, अब की बार 400 पार, वो हो नहीं रहा है। हर प्रदेश के अंदर विस्फोट हो रहा है, विद्रोह हो रहा है, यहां तक कि गुजरात के अंदर विद्रोह हो रहा है, राजस्थान के अंदर विद्रोह हो रहा है, हरियाणा के अंदर यह स्थिति हो गई है कि जिन कांग्रेसियों को वहां पे टिकट दे दिया गया है, ज्यादातर कांग्रेसियों को ही टिकट दिया गया है, उनमें भी 3-4 सीटों पे अभी भी उम्मीदवार बदलने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के अंदर बरेली के जो उम्मीदवार घोषित किए गए हैं, जो पुराने संतोष गंगवार वहां कैंडिडेट थे, उनको हटाकर इनको टिकट दिया गया है। ये इतने परेशान हैं कि जब ये चुनाव प्रचार के लिए निकलते हैं तो इनके साथ बीजेपी के लोग निकलते ही नहीं, कार्यकर्ता निकलते ही नहीं। तो भीतर घात का बहुत बड़ा खतरा है। और अगर कार्यकर्ता आपसे विमुख है और कार्यकर्ता ये प्रश्न उठा रहा है कि हम दरी बिछाते रहे, हम झंडा ढोते रहे और टिकट आपको बीजेपी कांग्रेस वालों को देना था और राज्यसभा कांग्रेस वालों को देना था, जितेंद्र प्रसाद को पीलीभीत का टिकट देना था, अगर आरपीएन सिंह को राज्यसभा भेजना था, अगर अशोक चौहान को राज्यसभा भेजना था, तो उसके बाद हम लोग तो आपकी तपस्या करते रहे, तो कांग्रेसियों को ही आपको सबको देना था। अजीत पवार को आपको महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर बनाना था, छगन भुजबल को भी आपको, हसन मुशर्रफ को भी बनाना था, आपको हेमंत विश्व शर्मा को असम का मुख्यमंत्री बनाना था, तो शुभेंदु अधिकारी जो टीएमसी के बहुत बड़े पदाधिकारी थे उनको वहां महत्वपूर्ण पद देना था। तो फिर बीजेपी में रहने का फायदा क्या है? तो आंतरिक विद्रोह बहुत ज्यादा हो रहा है। तो बौखलाहट जो है वो आपके चेहरे से और आपके बोलने के ढंग से पता चल रही है। तो ये जो मैंने एक विश्लेषण किया, विवेचना की और आपसी संबंध मैंने स्थापित करने का प्रयास किया, तो मैं देख रहा हूं कि बीजेपी के अंदर बहुत ज्यादा बौखलाहट है। जो उनके बड़े बड़े नेता हैं वो आज की तारीख में, एक तो उनके गठबंधन नहीं हो पा रहे हैं। जैसे बिहार के अंदर उन्होंने गठबंधन किया और पासवान जी को, जो चिराग पासवान को उन्होंने सीट दी 5, तो 2-3 सीटें तो उन्होंने अपने परिवारजनों को दे दी, 2-3 सीटें उन्होंने, जैसे कार्यकर्ता बताते हैं एलजेपी के, कि वो सीटें उन्होंने बेच दी। अब बेची नहीं बेची मुझे नहीं पता, लेकिन एलजेपी के अंदर भीषण विद्रोह है। जनता दल यूनाइटेड की सिटिंग विधायिका
बीमा भारती जो मंडल हैं जाति से, उन्होंने आरजेडी ज्वाइन कर ली। जो अजय यादव हैं, अजय मंडल, अजय जो वो हैं, उन्होंने जो सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उन्होंने बीजेपी के सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। जो अरुण कुमार जी हैं वो भी कांग्रेस ज्वाइन, वो भी बहुत बड़े नेता हैं, बड़े जड़ें उनकी बड़ी मजबूत हैं, जनता दल यूनाइटेड के बड़े प्रख्यात नेता थे, वो भी ज्वाइन कर रहे हैं। और इसके बाद वहां पे जो मुकेश सहनी साहब हैं, वो भी, उनका समझौता आरजेडी से हो गया। और मुकेश सहनी साहब आप जानते हैं, जो उनका अपना समुदाय है, सन ऑफ मल्ला वो कहलाते हैं। तो मल्ला कम्युनिटी जो है, केवट कम्युनिटी जो है, वो 4-5-6% बिहार में भी है, उत्तर प्रदेश के अंदर भी है। तो इसका मतलब ये है कि जो गणना आपने की थी, वो गणना फेल हो रही है और उसकी बौखलाहट आपके वक्तव्यों में दिखाई पड़ रही है। अब महाराष्ट्र के अंदर देखिए, महाराष्ट्र के अंदर स्थिति यह है कि पिछली बार के इलेक्शन में अजीत जो एनसीपी है और शिवसेना है, इनके बीच में सीधा संघर्ष था। कांग्रेस और बीजेपी और शिवसेना में सीधा संघर्ष था। तो जहां पे एनसीपी के अजीत पवार के लोगों को टिकट मिल रहा है, वहां पे शिवसेना एकनाथ शिंदे के लोग काम करने के लिए तैयार नहीं है। तो अब एनसीपी का जो कैंडिडेट है, उसे समर्थन केवल किसका मिल रहा है? अजीत पवार गुट के एनसीपी वालों का। एनसीपी का भी पूरा नहीं मिल रहा, क्योंकि शरद पवार अलग हैं, और बीजेपी और शिवसेना एकनाथ शिंदे का भी नहीं मिल रहा। यही स्थिति एकनाथ शिंदे की है। एकनाथ शिंदे के जहां कैंडिडेट खड़े हैं, उनको न तो बीजेपी वालों को समर्थन मिल रहा है और न उनको अजीत पवार फैक्शन का। तो इसका मतलब यह है कि इस बार की लड़ाई जो है, वो अपोजिशन बीजेपी की जितनी है, उससे ज्यादा वो बीजेपी वर्सेस बीजेपी है। जैसी खबरें मिल रही हैं बिहार के अंदर जहां जहां जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट्स हैं, वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता जेडीयू के कार्यकर्ताओं के लिए काम करने के लिए तैयार नहीं है। समस्या यहां पर है। घोसी के अंदर जहां अभी थोड़े महीने पहले इलेक्शन हुआ, वहां विधानसभा का इलेक्शन हुआ और सुधाकर सिंह ने वहां करीब 60,000 वोट से हराया। और आप जानते हैं विधानसभा में 60,000 वोट बहुत ज्यादा होते हैं। और वहां पे जो ओम प्रकाश राजभर के बेटे साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनकी हालत इतनी ज्यादा खराब है कि वो गांव में नहीं घुस पा रहे हैं। लोग उनको बोलने नहीं दे रहे हैं, तो वो माफी मांगते फिर रहे हैं। और राजभर समाज उनसे बहुत ज्यादा नाराज है। बाकी जो समाज है वो तो उनसे वैसे ही नाराज है। और बीजेपी का जो कार्यकर्ता है, उनके लिए काम करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि राजभर साहब ने जितनी गालियां बीजेपी को दी हैं, उतनी किसी को दी नहीं है। यही स्थिति दुष्यंत चौटाला जी की है हरियाणा के अंदर। दुष्यंत चौटाला जी का कल 2 बार गांवों के अंदर भरपूर विरोध हुआ है। सुबह के समय भी उनकी कार रोकी गई, उत्तेजित किसानों ने उनसे वाद विवाद किया। शाम को भी वही स्थिति हुई, क्योंकि किसान यूनियन ने यह स्पष्ट निर्देश दे दिया है किसानों को कि आपको भारतीय जनता पार्टी का और जजपा, जो एक तरह से इनडायरेक्टली उनको सपोर्ट करते हैं, उनका विरोध करना है और इनको बिल्कुल वोट नहीं देना है। तो ये जो प्रतिकूल परिस्थिति है, ये चेहरे पे और बोलने के ढंग पर बाहर निकल रही है। यही परिस्थिति मेरठ के अंदर है, यही बरेली के अंदर है, और ये धीरे धीरे पूरे देश के अंदर ये परिस्थिति। गुजरात के अंदर स्थिति इतनी ज्यादा खराब है कि गुजरात के अंदर एक के बाद ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, जो कि बीजेपी के सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स थे, टिकट मिलने के बाद इनकार कर रहे हैं। और उसको कवर करने के लिए और जनता को ये मैसेज देने के लिए कि बीजेपी स्ट्रांग है और कांग्रेस टूट रही है, रोहन गप्ता जैसे प्रवक्ताओं को, गौरव वल्लभ जैसे प्रवक्ताओं को, और संजय निरुपम जैसे प्रवक्ताओं को बीजेपी में लाया जा रहा है। और ये प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि बीजेपी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रही है और कांग्रेस वीक हो रही है। जबकि वास्तविकता में स्टेट वाइज आप एनालाइज कर लीजिए, अगर बिहार को एनालाइज कीजिए, तो वहां पे जितने लोगों ने जेडीयू और बीजेपी छोड़ के जो, अच्छा तेलंगाना की स्थिति तो बहुत ही अलग है। तेलंगाना में मैं देख रहा था कि वहां पे बीआरएस और बीजेपी के इतने नेता कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं कि वहां के जो मुख्यमंत्री हैं वो थक जाते हैं। माला पहनाते पहनाते, फोटो खिंचाते खिंचाते उनका चेहरा थकान भरा दिखता है, और वो बार बार बैठते हैं, फिर खड़े होते हैं, और फिर
उनके चेहरे से भी लग रहा है भैया कितने लोग आओगे यार, कोई बीजेपी बीआरएस में रह जाओ, मुझे काहे परेशान कर रहा है, कांग्रेस में कहाँ बिठाऊंगा, कहाँ रखूंगा। लेकिन इसका मतलब यह है कि तेलंगाना के अंदर एक भी सीट मिलने की संभावना बीजेपी की खत्म हो गई है और बीआरएस की खत्म हो गई है। यही स्थिति कर्नाटका की है, क्योंकि कर्नाटका ही ऐसा राज्य था जिसकी वजह से बीजेपी सत्ता में आई थी, क्योंकि 26 में से 24 या 25 सीटें बीजेपी को मिली थी। और इस प्रकार डीके शिवकुमार जिस तरह से रन कर रहे हैं, वहां भी ये स्थिति बन रही है कि 3-4 सीटें अगर बीजेपी को मिल जाएं, हरियाणा में भी 5-6 सीटें हार रहे हैं, दिल्ली में भी 4-5 सीटें हार रहे हैं, आंध्र प्रदेश में जहां पे कांग्रेस का कहीं नामो निशान नहीं था, बीजेपी का कहीं नामो निशान नहीं था, आज के तारीख में वहां भी स्थिति ये बन रही है कि कांग्रेस काफी सीटें जीत रही है और लड़ाई जो है वो वाईएसआर के बीच में और तेलुगु देशम भी पीछे हो गई है, क्योंकि उसका भी जो एक सॉलिड वोट बैंक है वो कांग्रेस की तरफ आ गया है। रीजंस यू नो बेटर। उत्तर प्रदेश के अंदर बहन जी ने भी ये निर्णय ले लिया है कि मुझे ऐसे कैंडिडेट खड़े करने हैं जो बीजेपी के वोट काटें और इंडिया अलायंस के वोट ना काटें। ओवैसी साहब ने भी कह दिया है कि हम बिहार यूपी में वैसा नहीं करेंगे जैसे करते आए हैं, अपने कैंडिडेट खड़े करके हम इंडिया गठबंधन के वोट नहीं काटेंगे, हम बीजेपी के वोट काटेंगे, इसलिए हम इलेक्शन बहुत ज्यादा नहीं लड़ेंगे, सिंबॉलिक फाइट देंगे। इसका मतलब यह है कि पूरे देश के अंदर जो आबो हवा बदल रही है और जो तनाव की स्थिति एनडीए के लिए बन रही है और माननीय मोदी जी के लिए बन रही है, इसलिए माननीय मोदी जी शायद ये कह रहे हैं कि हेलीकॉप्टर से उन्होंने पदयात्रा को रोड शो किया है। तो क्योंकि इससे प्रदर्शित होता है कि आपके अंदर का जो एक गुबार है और आपके अंदर की जो कशमकश है वो आपके शब्दों से बाहर निकल रही है। तो मुझे लगा कि यह बात आपसे शेयर करूं, आप भी विवेचना कर रहे होंगे, लोगों की बॉडी लैंग्वेज को पढ़ रहे होंगे, लोगों के विचार। लेकिन आप राहुल गांधी को क्लोजली देखिए, निष्विकार, बिल्कुल बिना परेशानी के सारी चीजों को ऐसे मानते हुए कि ये प्रभु इच्छा है और एक माया जाल है जिससे सबको निकलना है, जिसको कांग्रेस छोड़ के, बल्कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने स्टेटमेंट भी दे दिया कि जिसको भी कांग्रेस छोड़ के जाना है चला जाए, जिससे पुराने युवा नेताओं को हम चांस दे सकें और जिनकी निष्ठा नहीं है, जो गांधी को नहीं मानते हैं और गांधी को मानते मानते अचानक गोडसे को मानने लगते हैं, जैसे बॉक्सर साहब हैं वो, और गौरव वल्लभ साहब हैं, और ये अपने रोहन गुप्ता साहब हैं। कल ये गांधी जिंदाबाद कहते थे, अब ये गोडसे जिंदाबाद कहेंगे, अब ये मनुस्मृति की बात करेंगे, अब ये संविधान, ये कहेंगे कि 400 सीटें मिलेगी तो संविधान बदल देंगे। तो ऐसे लोगों के चेहरे को पढ़ने में मुझे बहुत आनंद आएगा, और जब ये डिबेट्स में आएंगे, अलग अलग चैनल्स में आएंगे जरूर, उसके बाद मैं ये देखूंगा कि ऐसे कैसे लोग अपनी भावना को, अपने चरित्र को, अपने पर्सनालिटी को किस प्रकार से बदलते हैं। लेकिन लग रहा है, और जैसे खुजराहो के अंदर हुआ, समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट का नॉमिनेशन ही रिजेक्ट कर दिया, ये कह के उसमें दस्तखत नहीं थे, जबकि ये तो डीएम साहब बताते हैं कि दस्तखत यहाँ करना है, वहां करना है, और बिना दस्तखत के तो नॉमिनेशन लेना नहीं चाहिए था। लेकिन होगा, ये सब होगा, बेईमानी होगी, जितनी कोशिश होगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मौसम बदल रहा है। अब मौसम कैसा होगा, देश में लोकतंत्र बचेगा, संविधान बचेगा, नहीं बचेगा, केवल अमीरों की सरकार होगी या गरीबों की भी उसमें हस्तक्षेप होगा और भागीदारी होगी, ये आप लोगों के निर्णय पे डिपेंड करेगा। देखते हैं क्या होने वाला है। लेट अस वेट एंड सी। नमस्कार।